नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा। ये ऐसे फंड हैं जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी मार्केट कैप में निवेश करते हैं। समझेंगे कैसे फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट एक्सपोजर घटाते बढ़ाते हैं और कैसे फ्लेक्सी कैप फंड से आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई और मुनाफे में इजाफा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं दो खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा दें, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स, और संदीप बागला, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। हेमंत जी और संदीप जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तरफ देखें तो जो पूरा एक निचोड़ अगर हम समझे कैटेगरी वाइज, तो स्मॉल कैप एक विनर रहा। सेक्टोरल थीमेटिक फंड में जबरदस्त निवेश आया, मिड कैप में अच्छा निवेश था, मल्टी कैप में अच्छे पैसे आए थे और फ्लेक्सी कैप में भी डिसेंट अमाउंट ऑफ निवेश हमें देखने को मिला। पर जब हम अब नए फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर फोकस करना बेहद जरूरी है, जो कि मिड, स्मॉल और लार्ज कैप तीनों ही मार्केट कैप का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आता है, और वो है फ्लेक्सी कैप। बिल्कुल, तो जैसा आप संदीप जी कह रहे हैं कि एक सदाबहार फंड फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि हर एक मार्केट कैप, जो मेन मार्केट कैप जिनकी हम बात करते हैं, उसका एलोकेशन शामिल होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड में। रिटर्न की जब हमने बात की पिछले साल के साथ साथ पिछले 5 सालों का रिटर्न जब हमने देखा हेमंत जी, हमने ऑफ कोर्स 2023 में तो क्लियरली स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न आते हुए देखा, फिर मिड कैप था, लार्ज कैप में थोड़ा सबड्यूड था अराउंड 21% तक। 20 इसका उलट था, क्योंकि वहां पर अलग परिस्थितियां थी। अगेन 21 एक ऐसा साल था जिसमें स्मॉल कैप में अच्छा निवेश था, लार्ज कैप में उसके मुकाबले थोड़ा कम था। और अभी हम दिखाएंगे भी आपको कैटेगरी और रिटर्न जो है वो किस प्रकार से पिछले 5 साल के रहे हैं। जब हम फ्लेक्सी कैप में बात करते हैं, क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज का इसमें एलोकेशन होता है, तो कैसे एक फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि एलोकेशन कैसे करना है, सो दैट हर एक कैटेगरी स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का एक ट्रू सेंस में फायदा एक निवेशक को मिल सके? स्वाति, मेरे लिए जी हेमंत जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्वाति, यहाँ पे जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 65% मिनिमम एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। उसके बाद कोई भी रेगुलेटरी, कोई रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है कि आपको कितना पैसा किसी भी मार्केट सेगमेंट में मिनिमम लगाना है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए लार्ज कैप में, तो वहां पे मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना पड़ता है। और अगर मैं लार्ज एंड मिड की बात करूं तो मिनिमम 35% पैसा दोनों सेगमेंट में लगता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है सिर्फ 35% पे रहती है, 30% पे रहती है इनफैक्ट। और अगर मैं मल्टी कैप की बात करूं तो तीनों सेगमेंट, लार्ज, मिड और स्मॉल में 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी फंड मैनेजर के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ 25% ऑफ एवीएम में रहती है। उन तीनों के मुकाबले में अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि फ्लेक्सी कैप है, मतलब फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस तरह का मूवमेंट मार्केट में देख रहे हैं, जिस तरह का उनको एलोकेशन लगता है वो करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि क्या फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हो सकता है कि फंड हाउस है, फंड मैनेजर की इंटरनल कुछ पॉलिसीज हो कि इतना मिनिमम एलोकेशन हमको लार्ज कैप में रखना है, तो वो तो एक ये हो गया। दूसरा, ऑब्वियसली इमर्जिंग सिनेरियो कैसा है, राइट। इक्विटी में ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में डाल रहा है पैसा, वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको जिस तरीके से लगता है मार्केट में मूवमेंट है, जिस तरीके से वैल्यूएशन लगती है, जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहें। और अगर हम एनालाइज भी करें डिफरेंट फ्लेक्सी कैप को, आप देख सकते हैं कि किसी किसी फंड में आज भी 75-80% तक आपको लार्ज कैप मिलेगा, और किसी फंड में शायद 45% मिलेगा। तो हर फंड हाउस की, हर फंड मैनेजर की अपनी इंटरनल फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट ब्रॉडली जहां पे उनको लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि ये खाली रिटर्न की बात नहीं है स्वाति, यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को देखने की जरूरत है। तो आई थिंक मेजर कंसिडरेशन वही है। एक तो इंटरनली आपका अगर कुछ है एलोकेशन मिनिमम,
दूसरा, आप किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, कहां पे आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रख के एलोकेशन किया जाता है। हेमंत जी, एक इंसिडेंट से अगर हम इसको कनेक्ट करके देखें, जैसे सभी ने एम्फी को बताया कि तमाम म्यूचुअल फंड्स का, स्पेशली जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनका जो रिस्क प्रोफाइल है, जो स्ट्रेस टेस्ट की बात हुई थी, वो आप पब्लिक करें और बताइए कितना जोखिम है इसमें। ऐसे जो फंड होते हैं जिनमें जो प्योर स्मॉल कैप फंड नहीं है या मिड कैप फंड नहीं है, जिनमें एलोकेशन होता है टू सर्टेन एक्सटेंट फ्लेक्सी कैप, क्या उस डिसीजन के बाद कुछ बदलाव एलोकेशन में भी हुए होंगे विद इन फंड्स लाइक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स, और उसमें एक फंड मैनेजर ने कोशिश की होगी कि थोड़ा बदलाव किया जाए, स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा शायद कम कर दिया जाए, लार्ज कैप थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हालांकि संदीप जी ने इसको काफी क्लियर किया, बट क्या इस इंसिडेंट के बाद स्पेशली कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं? नहीं, स्वाति, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप तीनों डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको आप कंपेयर करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा अभी संदीप जी ने भी कहा, बात कर रहे थे हम कि जो वैल्यूएशन का जो इशू होता है जनरली जो हुआ है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का भी इशू है स्मॉल कैप में। ऑब्वियसली जिस तरह का रनअप हमने स्मॉल कैप और मिड कैप में देखा है, तो वहां पे डेफिनेटली जो चिंता थी वो ये थी कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर एक्सुबरेंस है, और आई थिंक इसीलिए वो स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही थी। फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करें तो अमूमन हमने जैसे पहले भी बात की कि ज्यादा जो फोकस है फंड मैनेजर्स का वो लार्ज कैप पे है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेंज 50% से 80% तक हो सकती है। ऑब्वियसली जब स्ट्रेस टेस्ट की आप बात करते हैं तो एक कंसर्न ये भी होता है, क्योंकि अगर आप स्पेशली स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, और किसी भी स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो वहां पे लिक्विड और इलिक्विड स्टॉक का मिश्रण रहता है, और जब अगर कोई प्रेशर होता है सेलिंग प्रेशर, तो पहले ऑब्वियसली लिक्विड स्टॉक बेचेंगे आप, तो कहीं ना कहीं वो प्रोपोर्शन जो है लिक्विड और इलिक्विड का वो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो वहां पे वो कंसर्न है। मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ कंसर्न है, क्योंकि फंड मैनेजर्स कुछ थोड़ा कैश पोजीशन रखते हैं, प्लस लार्ज कैप जैसे हमने पहले बात की है कि लार्ज कैप में लिक्विडिटी का कोई इशू है नहीं, और लार्ज कैप में अगर आपका 50-60% मिनिमम एलोकेशन जो आप देखते हैं फ्लेक्सी कैप में, अगर वो है तो फिर लिक्विडिटी का इशू नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही हमने देखा है कि फ्लेक्सी कैप में बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी तो कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाते हैं कितना पैसा उनको डालना है लॉन्ग टर्म के लिए, बट विद इन इक्विटी, क्योंकि तीनों सेगमेंट की इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना पैसा हम लार्ज में डालें, मिड में डालें और स्मॉल में डालें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसको रीबैलेंसिंग कैसे करें, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन का इशू है, वहां पे टाइमिंग का इशू है, तो वो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को देना चाहते हो। तो इन सब उनका जो इन्वेस्टर्स का जो प्रोफाइल है और ये जो नेचर है उसको देखते हुए वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि हमेशा एक बायस रहता है लार्ज कैप में, और जब किसी भी फंड में इस तरह का बायस अगर आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप में, तो फिर मुझे लगता नहीं कि वहां पे किसी तरह का स्ट्रेस जो ऑब्वियसली आप किसी स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं या किसी माइक्रो कैप में देख सकते हैं, वो आप फ्लेक्सी कैप में नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल, तो मिड, स्मॉल और लार्ज कैप का एलोकेशन लेने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड भी काफी फायदेमंद है। पर ये जो एक्सपोजर है वो तो मल्टी कैप फंड्स भी देते हैं हेमंत जी, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो अंतर है, बारीक अंतर है, वो जरा बताइए। और क्या एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों शामिल करने सही है? इस बात आई थिंक अगर हम दोनों के अंतर की बात करते हैं, अगर उससे शुरुआत करें, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वहां पे जो डेफिनेशन ये है कि 65% पैसा फंड मैनेजर को इक्विटी में लगाना है। विद इन इक्विटी डिफरेंट सेगमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हो, इसीलिए उनका नाम जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। अगर हम मल्टी कैप की बात करें, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि तीनों सेगमेंट जो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों में 25% एलोकेशन मिनिमम होना चाहिए, और जो बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। और वहां पे भी हमने देखा अमूमन जो उसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो दोनों का डिफरेंस तो ये है। बिल्कुल दोनों के दोनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि एसेट एलोकेशन कितनी है। एक बार आपने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसमें से आप कितना पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, उसके बाद फिर बड़ा सवाल ये होता है कि
इक्विटी एज एन एसेट क्लास का बेनिफिट उठाने के लिए कौन सी फंड कैटेगरीज हैं जहां पे हम पैसा लगाएं। तो फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने पहले भी बात की वो ये है कि चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, क्योंकि आप कभी भी अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो किसी भी कैटेगरी में नहीं लगाएंगे, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ते हैं फंड मैनेजर के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मिनिमम एक सर्टेन परसेंटेज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में बना रहे, तो मुझे लगता है वहां पे जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर एट ऑल टाइम्स फंड मैनेजर को बना के रखना पड़ता है। तो आई थिंक दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप। जैसा मैंने पहले बताया था कि 35% मिनिमम एलोकेशन दोनों सेगमेंट में होना चाहिए, 30% की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर के पास है। तो मुझे लगता है कि ये तीन कैटेगरी का जब आप एक मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पहली बात तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात, जो रीबैलेंसिंग है वो समय समय पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए करेंगे। तीसरी बात ये कि आपको जो टैक्स एफिशिएंट है, टाइमिंग देखना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये तीनों जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों कैटेगरी का रोल आपके पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड को चुनने के पीछे के कुछ बड़े कारण बताए संदीप जी ने, और फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा भी हमने समझा हमारे आज के दोनों ही एक्सपर्ट से। कैसे फ्लेक्सी कैप फंड को पहचाने, कैसे उसको शामिल करें, और साथ ही फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों का फर्क भी हमने आज समझा। मैं धन्यवाद करूंगी हेमंत जी और संदीप जी, आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।